बारिश के बावजूद, सख्त मौसम के बावजूद तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बाहर निकले। ये सिर्फ़ इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ का एक आप समझिए कि वफाकियत की वो क़ुव्वत है, एक वफाकी जमात होने की जो एक हैसियत है, वो सिर्फ़ इमरान ख़ान और पीटीआई ये मुज़ाहरा कर सकते हैं कि सिर्फ़ एक 36 घंटे की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो इमरान ख़ान की कॉल पे बाहर आए। और ये कोयटा से लेके कराची और कराची से लंडी कोतल तक हर शहर जो है वहाँ पर ये मुज़ाहरा हुआ। कल लोगों ने एक दफ़ा फिर इस मुसल्लत हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया और अपने जो जज्बात हैं उसका इजहार किया। और फिर कल के भी आपने देखा होगा कि किस तरह फैमिलीज़ निकली, बच्चे निकले, और यही वो एक ताकत है और क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। और इसीलिए इमरान ख़ान बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में दो ही क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक वफाक को रिप्रेजेंट करती हैं, वफाक को इकट्ठा करती। और इसी तरफ ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और वफाकी निज़ाम की तरफ जाना है। जो छोटी पार्टियां हैं उनको जो एक इलाकाई नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, जो शिद्दत पसंदी की बुनियाद के ऊपर, उनकी जगह पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए और हमें वफाकी जमातों को ही इनकरेज करना चाहिए। और इसीलिए तहरीक इंसाफ ने, इमरान ख़ान ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, वफाकियत की बात की है और एक नेशनलिज़म की बात की है। और इसीलिए इमरान ख़ान पूरे पाकिस्तान को जोड़ने का एक सिंबल है, वो एक अलामत है इस वक्त पाकिस्तान की वफाक की और पाकिस्तान को एक लोगों को एक साथ जोड़ने की। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। IMF से अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहदों की वजह से महंगाई हुई। तो जब हमारे मुआहदे थे और हम हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त हालात इतने ख़राब क्यों नहीं थे? सवाल ये पैदा होता है आपके आते ही क्या हो गया कि सारे मुआहदे आपके उल्टे पड़ गए और इस वक्त आज फिर डॉलर जो है वो मार्केट से एक तो गायब हो चुका है और उसकी वजह से कीमत उसकी बड़ी ऊपर जा चुकी है। और कोई समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को और वज़ीर ख़ज़ाना को, इनकी वफाकी टीम को, कि करना क्या है। इतने नालायक और इस कदर सतही लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं कि हमें तो डर लगना शुरू हो गया है कि किधर लेके जाएंगे मुल्क को। पाकिस्तान श्रीलंका बनना अफोर्ड नहीं कर सकता, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। और जिस तरीके से, जिस बचगाना तरीके से ये हुकूमत हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि हुकूमत बदलने की वजह क्या थी। जब हम बार बार पूछते हैं कि वजह क्या थी, पाकिस्तान तो ठीक ठाक चल रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जा रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, डॉलर कंट्रोल में था, महंगाई दुनिया के मामले में मुकाबले में जो थी वो कंट्रोल में थी। उसके बाद पाकिस्तान में सनत ग्रो कर रही थी, नौकरियाँ मिल रही थी, 5 मिलियन 55 लाख नौकरियाँ PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में जो है वो जनरेट की। तो फिर वजह क्या थी हुकूमत बदलने की? उसके लिए मैं खुर्रम दस्तगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एडमिशन किया और लोगों को बताया कि वजह क्या थी हुकूमत बदलने की। उन्होंने कहा कि वजह ये थी कि अगर इमरान ख़ान रह जाते तो वो 100 नया जज नैब में लगा रहे थे, हमारे केसेस जो हैं वो कॉन्क्लूड हो जाते और सारी लीडरशिप हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती। और ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वज़ीर हैं इस हुकूमत के। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, स्पीकर ने एक पूरा ख़त लिखा और कहा कि आप तहकीकात कराएं कि हुकूमत बदलने की वजह क्या थी और हुकूमत बदलने में क्या कोई बैन-अल-अक़वामी साजिश थी या नहीं थी। बदकिस्मती से अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही चीफ जस्टिस साहब ये मुनासिब समझ रहे हैं कि वो वजूहात रखें हमारे सामने। क्योंकि देखें,
सदर ममलिकत ने उनको ख़त लिखा है। कोई आम किसी वो ऐसा तो नहीं है कि जिसको वो इस तरह नज़रअंदाज करके आगे चलना चाहते हैं। हर इदारे का एक अपना मुकाम है। सदर ममलिकत पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ कह रहे हैं तो बड़ा नामुनासिब है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो इस तरह से उसको नज़रअंदाज करे। बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके ऊपर भी बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो हम पूछ रहे थे वजह क्या है। वजह अब खुरम दस्तगीर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इन्होंने आके नैब में ये कर देना था। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से रियासत से ले रहे हैं। पहला NRO इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया, जब इससे पहले इन्होंने हुदैबिया जैसा केस, जिसको 1992-93 में 42 अरब रुपया शरीफ फैमिली उठा के ले गई, और वो केसेस सारे जो हैं वो उनके माफ़ हो गए। इसके बाद जितने केसेस 2001 में 2001 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने खोले थे, एक NRO 1 के तहत वो जरदारी के केसेस भी माफ़ हो गए और नवाज शरीफ के केसेस भी माफ़ हो गए, और हुकूमत को उस NRO 1 के ज़िमन में पाकिस्तान की रियासत को कई 100 अरब रुपए से महरूम होना पड़ा। अब हुकूमत में आके इन्होंने क्या किया है, और आज हमने जो काली पट्टी भी बांधी है मुसद्दक अब्बासी साहब ने, मैंने, और आज पूरी तरीके इंसाफ जो है वो ब्लैक डे मना रही है। वो हम इसलिए आज ब्लैक डे मना रहे हैं कि आज के दिन जो नए कवानीन इस हुकूमत ने ख़ुद इक़्तिदार में आके ख़ुद को ही NRO 2 दे दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। और इन कवानीन के आज ये जो अप्लाई हुए हैं, उसके बाद जो कुल 1200 अरब रुपए के बददियानती के, करप्शन के मुकदमे जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन 1200 अरब में से 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे, और नैब सिर्फ 100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट जो है वो कर सकेगा। ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है, ये एक बदतरीन NRO है जो इस हुकूमत ने खुद को दिया। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली जो असूल है वो ये है, आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप लेजिस्लेशन ये करें कि इस लेजिस्लेशन के नतीजे में A या B जो है उसको आप फ़ायदा दे दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन इस लॉ के ज़रिए शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है उसको स्पेसिफिकली जो है वो फ़ायदे दिए गए। सेक्शन 14 जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो पहले एक्यूज़ के ऊपर था वो शिफ्ट कर दिया गया। यानी पहले ये था कि अगर जरदारी साहब के अकाउंट से 5000 करोड़ रुपया निकले हैं तो जरदारी साहब ने बताना है कि ये 5000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट्स में कैसे आया। अब ये सेक्शन 14 ख़त्म कर दिया गया है और ये बर्डन नैब के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है कि वही बताएं कि जरदारी साहब के अकाउंट में 5000 करोड़ रुपया जो है वो कैसे आया। फिर सेक्शन 21G जो है उसको ओमिट कर दिया गया है। अगर ये बैरून मुल्क से जो जनरेट हुई है अगर कोई एविडेंस, तो वो अब कंसिडर नैब जो है वो नहीं कर सकेगा। जिस तरह से एवनफील्ड की या जो पैनामा के केसेस हैं, ये उनको स्पेसिफिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 21G जो है उसको अब जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, यानी रिपील कर दिया। एसेट्स की डेफिनेशन जो है उसको तब्दील किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों या किसी और के नाम के ऊपर अगर कोई एसेट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जितने ये जो बेनामी हैं, जितने जो जरदारी और ये जो नवाज शरीफ और जितने लोग इनके हैं, ये क्या अपने नाम के ऊपर रखेंगे अपने एसेट्स? इन तमाम ने दूसरों के नाम के ऊपर एसेट्स रखे हुए हैं और इन्होंने नैब लॉ में अमेंडमेंट कर दिया है कि अब ये दूसरे जो एसेट्स हैं उनको आप नहीं देख सकेंगे, सिर्फ वही एसेट्स देख सकेंगे जो इनके नाम के ऊपर है, यानी जो बेनामी एसेट्स हैं उनको निकाल दिया गया है। इसी तरह से जो सेक्शन 9 है उसमें अमेंडमेंट की गई है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड विच इज़ कम्यूटेड विद द सोर्स ऑफ इनकम, जो था कि आप अपनी जो ज़िंदगी है वो जो आपके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं उनसे ज़्यादा गुजार रहे हैं, उसको भी जुर्म के तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है।
और इसका भी बराह रास्त फ़ायदा जो है वो शरीफ फैमिली को होगा। सेक्शन ये मैं अब आपको बताता हूँ कि जो स्पेसिफ़िक सेक्शंस जो अमेंड किए गए हैं उनसे कौन कौन से स्पेसिफ़िक केसेस जो हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सेक्शन 21G यानी जो बैरून मुल्क से एविडेंस आई है उसके ऊपर आप अब उसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसके नतीजे में मरियम नवाज़ शरीफ का जो केस है एवनफील्ड का वो ख़त्म हो रहा है। फिर सेक्शन 9AX सेक्शन 5 सब सेक्शन S उसमें ये कहा गया है कि जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज को थी, पब्लिक एट लार्ज को चीटिंग के लिए इन्होंने कर दिया था कि जो तमाम लोग जिन्हों को जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग के सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने हाउसिंग कॉलोनीज उनको लार्ज किया, जैसे डबल शाह का केस था जो पब्लिक एट लार्ज जो है उसकी इन्होंने कर दिया है कि इसको 76 लोग जो हैं उनके ऊपर जो है वो लेके आ जाए, 100 से कम करके 76 कर दिया। और उसकी वजह क्या है, आशियाना 76 लोग, पहले 50 लोगों को अगर आप चीटिंग करते थे तो उसका मतलब ये था कि वो चीटिंग एट लार्ज है। अब 50 से बढ़ा के उसको 100 कर दिया है। और वो क्यों कर दिया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का जो केस है आशियाना वाला उसमें 76 लोग जो हैं वो शामिल हैं ताकि उनको स्पेसिफिक जो है वो फ़ायदा दिया जा सके। इसके बाद सेक्शन 14 जो है आपने मनी ट्रेल देनी थी अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा है। वो नवाज़ शरीफ के जो सारे एसेट्स हैं लंदन में एवनफील्ड वगैरह, मनी ट्रेल की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसी तरीके से जो नैब की ऑटोनमी है उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत कर दी गई है। पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट देती थी और उसके मातहत थी, अब उसको उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत जो है वो कर दिया है। सेक्शन 9A5 जो है उसमें उन्होंने एसेट्स की डेफिनेशन जो है वो चेंज की है। लिहाजा अब जो फलूदे का केस है, जो शहबाज शरीफ का और जरदारी और बिलावल के जो अकाउंट्स के केसेस हैं वो क्लोज जो हैं वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वो एसेट्स जो हैं वो दूसरों के नाम है। इसी तरह से जो सेक्शन 4 है इसमें राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, इनके मुकदमे जो हैं वो क्लोज़ करने के लिए इसको जो है वो अमेंड किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको पहले साबित करना होगा कि इनकी मेला फाइडी इंटेंशन थी, उसके बाद जो है आप उनको क्वेश्चन कर सकेंगे। सेक्शन 5E में बेनामीदार की जो डेफिनेशन है उसको तब्दील कर दिया गया है और अब उसमें जो स्पाउस हैं, एसोसिएट्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेक्शन 5U जो है उसमें जो सिविलियंस हैं जो कि सरकार के मुलाजम नहीं हैं लेकिन वो कनाइमस में थे उनको हटा दिया गया है। लिहाजा जो सिविलियंस जो शामिल थे सरकार के साथ कनाइमस करके रिश्वत लेने में, अब उनके केसेस जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। इसी तरह से आपने जो भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके फ़ैसले जो हैं जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा है रियासत के, उन केसेस में साबित करना होगा कि ये फ़ैसला ब्यूरोक्रेट ने लिया था और उससे उसको मॉनिटरी बेनिफिट हुआ था। पहले ये था कि अगर गलत फ़ैसला किया है तो आप वो केसेस जो है वो एक्सप्लेन करता था, अब उन्होंने वो ब्यूरोक्रेट्स को भी ये फ़ायदा दे दिया है। इसी तरह से सेक्शन 18C जो है उसको चेंज कर दिया गया है और कर दिया है कि जी अब जो FIR है वो नहीं कर सकेगा नैब, और पहले उसको इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी और कोर्ट में वो लेके जाएंगे और वो प्रोसेस जो है वो होगा। 6 महीने में अगर इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तो केस जो है वो वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन 23 है उसको अबॉलिश कर दिया गया है और जो एक्यूज़ है वो अपने एसेट्स अब जो है वो लिक्विडेट कर सकता है। और वो पहले ये था कि अगर आपके एसेट्स हैं आप बेच नहीं सकते जब तक केस नहीं होता, अब आप उसको आराम से अपने एसेट्स बेचें और मुल्क से बाहर चले जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह ECL आपको पता है कि पहले ही उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। सेक्शन 24F जो है उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया गया है और अब चेयरमैन जो है वो नोटिफाई नहीं कर सकेगा पुलिस स्टेशन और किसी जो जगह है उसको जेल डिक्लेयर नहीं कर सकेगा। और ये बेसिकली जो विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजन दी गई थी उसको इन्होंने कर दिया है ख़त्म। इस केसेस में एक जिस तरह मैंने पहले बताया कि अब इसको नैब को FIA की तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो डाल दिया गया है। सो अब बुनियादी तौर के ऊपर जो 6 तरह के केसेस हैं 80% केसेस तो नैब से निकल गए। जिस तरह मैंने पहले बताया
कि 1200 अरब रुपए के कुल केसेस थे, उनमें से 1100 अरब के केसेस जो हैं वो तो नैब से निकल गए, और सिर्फ वो केसेस जो 100 अरब के हैं जो कि इधर उधर के ये हाउसिंग एजेंसीज वगैरह के हैं वो रह गए हैं। ये इफ़ेक्टिवली NRO2 है जिसको आज जो है ये इम्प्लीमेंट किया है। सदर ममलिकत ने इसको साइन करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसको साइन नहीं करूँगा, उन्होंने वापस भेजा, लेकिन एक सिर्फ मेजॉरिटी से इन्होंने उसको जो है वो चेंज किया। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म का एक मामला चल रहा है जिसमें मुद्दई भी वो खुद है, मुनसफ भी वो खुद है, और उन्होंने अपने केसेस में ही खुद को ये फ़ैसला दे दिया है कि ये सारा काम हम इसको जो है वो लेके करेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अफेक्टिवली आपने अकाउंटेबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है, आपने NRO2 जो है वो ख़ुद को दे दिया है, और पाकिस्तान के अंदर अब खुली आज़ादी है, आप जो करना चाहें वो करें।